हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है फिर से। हम लोग आज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 के सिलसिले में लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर मेरे द्वारा स्वप्निल कुमार झा के द्वारा है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वप्निल क्लासेस। ठीक है, तो लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अब तक देख लिया था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया तक, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें हमने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम के एक बुक की बात की थी, और आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक की भी बात की थी। सभी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया था, और समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992, ये सब कुछ बताया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, वी लिव ऑन लैंड। ठीक है, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग तरह तरीके का काम करते हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। पहला, कि लैंड इज़ वेरी नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये जो है नेचुरल रिसोर्स है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट सपोर्ट्स, किस चीज़ को सपोर्ट करता है? देखिए, नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। इसीलिए लैंड जो है एक एसेट की तरह है। ठीक है, मतलब फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट की तरह है। मतलब क्या हुआ इसका, कि यह लैंड जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे बहुत तरीके के कामों के लिए हमारे को इसकी यूज होती है। चाहे वो इकोनॉमिक काम हो, चाहे वो हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का काम हो। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि ये एक फिगर आप देख लीजिए। एक पाई चार्ट बनाया गया है जिसमें 3 पोर्शन दिखाए गए हैं, एक प्लांट्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। मतलब कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया के पास जितना भी लैंड है, ठीक है, अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन लैंड है, आइलैंड्स हैं, इन सब में से अबाउट 43% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज़ प्लेन। ओके, 43% जो है प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद में आपने देखो कि माउंटेन्स जो हैं वो अप्रॉक्स 30% के आसपास हैं ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम। पेरेनियल का मतलब जो बहुत दिनों तक लगातार चलता रहे, जो कभी सूखे ना। पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। बहुत सारे टूरिज्म के सेंटर इसके वजह से डेवलप हुए हैं, माउंटेन्स की वजह से, है ना। जैसे शिमला हो गया, ऊटी हो गया, पंचगनी हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, है ना। इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, गोवा में आप देखोगे बीच है वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये होता है, टूरिज्म का सेंटर है। शिमला में माउंटेन्स है, कश्मीर में है ना, इस तरीके से। सो फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और लास्ट में हमारा जो 27% का जो एरिया बचता है, जो आप पाई चार्ट में देख लीजिए, येलो कलर से दिखाया गया है, प्लेट्यूज का एरिया है 27%। तो ये अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। ठीक है, इट पोजेजेस कितना रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। इसमें बहुत सारा रिच मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में आप देख लीजिए कि डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, हिंदी में पठार बोलते हैं ना। तो इस तरीके से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। हमारे पास जितनी भी ज़मीन है उसको हम किन किन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आइए उसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है फॉरेस्ट के रूप में। आपको पता ही है ज़मीन पे फॉरेस्ट उगता है, ठीक है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसे एरिया हैं जो ज़मीन तो हैं लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए मौजूद नहीं होते हैं। मतलब जैसे बैरन एंड वेस्टलैंड हो गया पहला। दूसरा हो गया कि जैसे बैरन एंड वेस्टलैंड का मतलब समझ में आएगा ना, जो बंजर ज़मीन है, जहाँ पे खेती हो ही नहीं सकती, ज़मीन पे कुछ उग ही नहीं सकता है, ठीक है, पथरीली ज़मीन जो होगी, ठीक है। वेस्ट लैंड पथरीली होगी, चाहे रेगिस्तान वाला एरिया भी हो सकता है। वेस्ट लैंड का मतलब जो बेकार ज़मीन है, ठीक है। दूसरा होता है कि लैंड
पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यूज़ तो होगा लेकिन एग्रीकल्चर नहीं होगी उस पर, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे लगाए जाएंगे। हेवी मशीनरी को स्थापित करने के लिए पत्थर वाली ज़मीन चाहिए। अगर ऐसे नॉन बिना पत्थर वाली ज़मीन जो प्लेन लैंड अगर होगी तो वहाँ पे मशीन क्या होगी, धंस जाती है, इसीलिए पत्थर वाली ज़मीन पे बनाया जा मतलब स्टेबल किया जाता है बड़े बड़े मशीन को, ठीक है। थर्ड इसका यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब लैंड रिसोर्सेज का जो यूज है वो अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब ऐसा ज़मीन है जो खाली पड़ा हुआ है, परमानेंट पास्चर है वहाँ पे, मतलब चारागाह जिसको बोलते हैं, जानवरों के घास चरने के लिए ग्रेजिंग लैंड है, ओके ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा उसी में आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे ग्रुप्स हो गया, जैसे मतलब नॉट नेट सोन एरिया, ये क्या होता है, जितने एरिया में हम लोग क्रॉप लगाते हैं उसके अलावा का जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ट्री क्रॉप्स हैं मतलब ट्री लगाए गए हैं, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। और तीसरा इसका जो पार्ट आता है, सी पार्ट, उसमें है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा जो उसको कल्टीवेशन के लिए मतलब कृषि के लिए यूज नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब 5 एग्रीकल्चर ईयर से, मतलब 5 साल से ज़्यादा से उसको एग्रीकल्चर के लिए किसी भी तरीके से यूज नहीं किया गया है। इसके बाद में जो अगला जो आता है वो आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ज़मीन जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फैलो लैंड में क्या आएगा, पहला करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। ध्यान से, ये फैलो लैंड है जिसको पिछले 1 साल से यूज नहीं किया गया, 1 साल उससे ज़्यादा के लिए, ठीक है, और उससे लेस के लिए, सॉरी। दूसरा होता है अदर देन करंट फैलो, मतलब बहुत दिनों से 1 से 5 साल से ज़्यादा से उसको खेती के लिए उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, कल्टीवेशन के पर्पज से, अनकल्टिवेटेड। अब लास्ट में आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया सोन मोर देन वंस, मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार कम से कम जिसमें क्रॉप लगाई जाती है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। ये नेट सोन एरिया को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। तो आपको मैंने 5 बता दिए इसमें लैंड यूटिलाइजेशन के। पहला क्या बता दिया, फॉरेस्ट। दूसरा क्या बता दिया, लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होते हैं, मतलब बैरन लैंड, और लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तीसरा क्या बता दिया मैंने, बैरन जिसमें सॉरी अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब जिसमें 3 पार्ट बताए थे, परमानेंट पास्चर के लिए, ग्राजिंग के लिए, दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए, और तीसरा कल्चरलेबल वेस्ट लैंड के लिए, जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हुई है उसके लिए। चौथा मैंने क्या बताया, फैलो लैंड, जिसमें 2 तरीके का बताया, करंट फैलो जो 1 साल से कम के लिए से यूज नहीं हुआ है, और दूसरा अदर देन करंट फैलो जो एक या पिछले 1 या 5 साल से उसमें यूज नहीं किया गया है, मतलब किसी चीज़ के लिए कल्टीवेशन नहीं किया गया है, मतलब खेती नहीं की गई है, ओके। और लास्ट में क्या बताया हमने, नेट सोन एरिया, मतलब जितनी एरिया में हम लोग क्रॉप लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ओके। आगे बढ़ें, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न क्या है, देखिए सबसे पहले द लैंड यूज जो भी हमारे इंडिया में होता है उसका कुछ ना कुछ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट्स, सोइल टाइप्स, as well as human factors such as population density, technological capability and cultural and tradition etc. इन सब के बेस पे ही उसका यूज डिसाइड होगा। मतलब टोपोग्राफी का मतलब कैसा उसका ज़मीन का बनावट है, कंकरीली है, पथरीली है, या फिर रेगिस्तान वाला एरिया है, या फिर बहुत उपजाऊ वाली ज़मीन है, उसके हिसाब से उसका यूज होगा। क्लाइमेट कैसा है वहाँ के उसके सॉइल टाइप्स कैसे हैं, ठीक है, सॉइल कितने तरीके के होते हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन कितना है उस एरिया में, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मतलब कितना हम लोग एडवांस बन चुके हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके बाद कल्चर के दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा ये है रिच है, ट्रेडिशन कैसा है वहाँ का, इस सब के बेस पर उस ज़मीन का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि लैंड जो जितना भी जो जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का है, ज़मीन कितना है इंडिया के पास में, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यद्यपि ये जो है अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम,
आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, मतलब वहाँ पे जो पूरी तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं हम लोग। और सम एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर का है, जो पाकिस्तान के अंदर में है, और कुछ अक्साई चीन वाले एरिया है जो चाइना के अंडर में है। अभी गलवान वैली पे भी आप देखोगे इंडिया इंडिया और चाइना के जवानों के बीच में झड़प हो गई है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा एरिया जो है ये पाकिस्तान और चाइना वाले हड़प के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए हम लोग 93% एरिया का ही जियोग्राफिकल डेटा दे पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, मतलब क्या कहा, ऐसा एरिया जहाँ पे परमानेंट पास्चर था, मतलब जहाँ पे गाय भैंस वगैरह के चरने की ज़मीन थी, वो भी घट गए हैं। हाउएवर वी आर एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, मतलब क्या होगा इसका, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ गया। हम लोग तो पॉपुलेशन को, जितना भी कैटल का पॉपुलेशन सबको खिला सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, जो हम लोग बेच पा रहे थे दूसरे मार्केट में, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। मतलब क्या हुआ कि जितना भी करंट फैलो लैंड है, फैलो लैंड का मतलब मैंने बताया था पास्चर वाला एरिया, वो या तो पुअर क्वालिटी का है, या तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। सो हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स, मतलब 1 या 2 बार, 2 या 3 सालों में ही उसका यूज किया जाता है। मतलब एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area। मगर इन सब को भी, जो 2 या 3 साल में केवल 1 या 2 बार यूज किए जाते हैं, अगर उसको भी हम नेट जोन एरिया में अगर इंक्लूड करेंगे तो 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो है वो हमारा नेट जोन एरिया के अंदर में आएगा। ओके, आगे। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट में जितना है उससे कहीं अलग दूसरे स्टेट में होगा। मतलब ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब 80% जो एरिया है पंजाब और हरियाणा का, वो मतलब वो क्या है, लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब को मिला करके जो है तो 10% भी नहीं पूरा हो पाएगा पंजाब और हरियाणा का। मतलब ये कहना, मतलब वहाँ का एरिया जो है नेट जोन एरिया कम है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार का, जबकि हरियाणा और पंजाब का ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट का एरिया है इन द कंट्री, ये फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। हमारे इंडिया में 33% होना चाहिए। ऐसा आउटलाइन किसने दिया था? ऐसा आउटलाइन दिया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसे 1952 में किया गया था, ठीक है। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी 1952 में बनाई गई, तो तब कहा गया था कि 33% ज़मीन पे जियोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है। तो इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। जब तक फॉरेस्ट नहीं होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हो पाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक जानवर दूसरे लिविंग बींग्स पर निर्भर है। इकोलॉजिकल मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस है, जो हमारे इकोसिस्टम है, वो टूटे ना, ठीक है। सब एक दूसरे पे बैलेंस में। अब मान लो कहीं पे किसी एरिया में बकरी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बकरी ज़्यादा हो जाएगा तो सारा घास और वो पेड़ पौधे खा जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे तो फिर हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और परिणाम से क्या होगा, हम लोग भी मरने लगेंगे। तो मतलब कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या होता है, हमारे लाइफ स्टाइल पर असर पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस का बिगड़ जाना, ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ द पीपल हु लिव इन द फ्रिंजेज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, मतलब जो इस पे डिपेंड करते हैं वो किसके बदौलत रहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस के बदौलत। अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारा लाइवलीहुड ही खतरे में पड़ जाएगा। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, कुछ ऐसा लैंड है जिसको वेस्ट लैंड कहते हैं। एंड द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए क्या है, जैसे वेस्ट लैंड जो को आप समझ लीजिए, जैसे रॉकी एरिड और डेजर्ट एरिया हो गया, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। रॉकी एरिया ज़मीन में जहाँ पे बड़े बड़े हैवी मशीन्स वगैरह, एरिड एरिया शुष्क एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, डेजर्ट एरिया जहाँ पे रेगिस्तान वाले एरिया है, और जो कुछ ऐसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए जैसे
सेटलमेंट्स हो गया, रोड्स हो गया, हाईवेज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, रेलवे हो गए, वो सब नॉन एग्रीकल्चर के लिए, वो सब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज होता है। जैसे रेलवे का ट्रैक है, रेलवे का ट्रेन चलेगी उस पर, इंडस्ट्री वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, इस तरीके से। तो कुछ एरिया जो स्पेशल यूज के लिए ही यूज हो, जो उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड की क्वालिटी में कमी आ जाना। क्यों कमी आ जाता है भाई? कंटिन्यूस सालों साल बहुत दिनों तक उसको हम अप्रोप्रिएट उस पर खेती किए जा रहे हैं, उसका यूज किए जा रहे हैं, बिना किसी उसके उसको कंजर्व किए हुए, बिना किसी मैनेजमेंट के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सीरियस रिपरकर्सन हो जाते हैं सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे। क्या असर पड़ेगा इससे? इससे असर क्या पड़ेगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब अगले जो पार्ट में जो हमारा लेक्चर आएगा, वहाँ पे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स को देखेंगे कि लैंड डिग्रेड कैसे होता है और उसको कंजर्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पिछले दिन का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, तो आज थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की, अब देखते हैं कितना बड़ा बनता है। ओके, सो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कैसा लगा ज़रूर हमें लिख के बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।